तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, पी ब्लॉक के तत्व। ओके। तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक के अंतर्गत कुल मिला के 6 वर्ग आते हैं। इनमें से जो पहला वर्ग है वो है बोरॉन फैमिली। इसके बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जीरो ग्रुप। ओके। तो समझ गए बच्चों। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत जो वर्ग हम डिस्कस करेंगे, तो प्रत्येक वर्ग में जो तत्व आते हैं ना बच्चों, उन तत्वों के हमें भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तीता को ही डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू एनटीए सिलेबस या एनसीईआरटी सिलेबस। बात समझ गए ना, कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है या एनटीए ने जो प्रस्तावित किया है नीट के लिए, आईआईटी के लिए, उसमें पी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तीता को ही डिस्कस करना है। हर एक वर्ग में जो तत्वों के यौगिक हैं, उनकी निर्माण प्रक्रिया, प्रिपरेशन मेथड, उनके गुण, प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, इनको डिस्कस नहीं करना, ये हटा दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जरूर ले ली हैं मैंने कुछ यौगिकों की, क्योंकि वो तत्वों के आवर्ती गुण, रासायनिक गुणों की आवर्तीता से रिलेटेड है। बाकी हम जो पहले सिलेबस के अनुसार था कि नाइट्रोजन ग्रुप में आप देखें कितने सारे कंपाउंड्स रख दिए गए थे, या हम देखें बोरोन ग्रुप में या कार्बन ग्रुप में जो कंपाउंड्स दिए गए थे, हमें उनका डिस्कशन नहीं करना। उनके निर्माण की प्रक्रिया, उनके गुण, उनके उपयोगों को यहाँ डिस्कस नहीं करना। उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अभी आपने देखा कि जो नीट का पेपर आया है उसमें जो डिलीटेड पार्ट है उनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमें पी ब्लॉक के अंतर्गत अच्छी तरह से तत्वों के केवल भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की आवर्तीता को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने डिफाइन किया है पी ब्लॉक के तत्व होते क्या है बच्चों। तो देखो, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है उसे बोला गया है पी ब्लॉक के तत्व। मतलब ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम जो कोष होता है, ठीक है, उसमें पी उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करता हुआ दिखेगा आपको, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला गया है पी ब्लॉक के तत्व। इन्हें प्रतिनिधि तत्व भी बोलते हैं, एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक के तत्वों के केवल अंतिम कोष अपूर्ण होते हैं बच्चों, और इन्हें प्रतिनिधि तत्व बोला गया है क्योंकि वर्ग का पहला तत्व पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर देता है। आगे इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखेगा सारे पी ब्लॉक के तत्वों में NS2 NP126, मतलब NS2 तो पूरा भरा होगा, पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन एंटर हो। जैसे पहला एक एग्जांपल से समझते हैं, बोरॉन ग्रुप में पहला एलिमेंट है बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1। ऐसे कार्बन ग्रुप में पहला एलिमेंट कार्बन है, तो वहां देख रहे हैं 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन ग्रुप का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ऐसे ऑक्सीजन ग्रुप में ऑक्सीजन है ना 1s2 2s2 2p4। जैसे फ्लोरीन वर्ग में देखो तो 2p5 आ रहा है, और नियोन जीरो ग्रुप में तो 2p6। तो कुल मिला के ऐसे 6 वर्ग आ जाते हैं। उनका जो पहला एलिमेंट है वही उसका प्रतिनिधित्व करेगा। और इस तरह से एक ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगी तो अंतिम कोष का विन्यास आपको बिल्कुल एक सा दिखेगा बच्चों। और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि कहां एंटर हो रहा है, पी उपकोष में, इसीलिए इनको बोला गया है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग आते हैं और इनमें से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आएगा बोरॉन फैमिली, या इसी को बोलते हैं ग्रुप थर्ड या ग्रुप नंबर 13। मतलब आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर देखोगे तो 13वां होगा, और ग्रुप थर्ड ए ऐसा लिखा होगा, है ना, बोरॉन फैमिली। चूंकि इसका पहला मेंबर है बोरॉन, इसलिए बोला गया बोरॉन फैमिली। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1, मतलब इस वर्ग के हर एक तत्व के
अंतिम कोर्स में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा NH2NP1। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लें बोरॉन वर्ग का। तो देखो बोरॉन V5 1s2 2s2, ठीक है, 2p1, या हम इतना जो विन्यास है 1s2 है ना, उसको हीलियम लिख सकते हैं। तो हमारे पास बचा हीलियम 2s2 2p1। फिर एल्यूमिनियम, आप देखोगे बोरॉन या सॉरी मतलब पी ब्लॉक में जो परमाणु क्रमांक का अंतर आपको दिखेगा वो 8 18 18 और फिर किसका 32 का अंतर। जैसे 5 तो 8 13 एल्यूमिनियम, तो नियोन तक हो गया यहाँ 1s2 2s2 2p6। फिर लास्ट में बचा 3s2 3p1, तो नियोन 3s2 3p1। गैलियम अब 18 जोड़ दो 13 में तो हो गया 31, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक का तो हो गया आर्गन जैसा। फिर 3d10 4s2 4p1, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है गैलियम में दिखता है, ठीक है। ऐसे इंडियम में चले जाए, फिर 18 जोड़ दें तो 49, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, यहां तक चले जाएं तो ये जो है किसका है, क्रिप्टॉन का। फिर 4d10 5s2 5p1, ये है। और इसके बाद आता है थैलियम 81, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10, यहां तक का मतलब 5s2 t10, यहां तक जो है ये और कुल मिला के ये हो गया जिनोन का। 4f14 बाहर कर दें यहां से, और यहां 5d10 6s2 6p1, तो कुल मिला के ये है बोरॉन ग्रुप के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे मैं बता दूं बच्चों कि जब आप पूरे पी ब्लॉक में चलोगे ना तो बिल्कुल सेम यही कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा, और चेंजेस आपको अगर दिखेगा तो वो केवल पी कोष में इलेक्ट्रॉन, जैसे बोरॉन ग्रुप में है 2p1, तो कार्बन ग्रुप में जाओगे तो 2p2, नाइट्रोजन में जाओगे तो 2p3, मतलब बाकी अंदर का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए बोरॉन ग्रुप का एक बार कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो और ग्रुप का जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लोगे तो आपको सबका लिखते बन जाएगा। कुल मिला के हमें इन तत्वों के भौतिक गुणों की और रासायनिक गुणों की आवर्तीता को अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। अब आगे पॉइंट बता दूं, उपलब्धता, मतलब प्रकृति में, नेचर में जो ये तत्व हैं वो किस ऑर्डर में मिलते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जो उपलब्धता है पृथ्वी की सतह पर वो है एल्यूमिनियम की। पृथ्वी सतह पर कुल जो तत्व मिल रहे हैं उसमें तीसरा सबसे अधिक उपलब्धता वाला तत्व है बच्चों एल्यूमिनियम। सबसे पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा जो तत्व है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की उपलब्धता है 8.3 into 10 की पावर 4 ppm, तो सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, फिर बोरॉन, थैलियम और फिर आता है इंडियम। कुल मिला के ये ऑर्डर याद रखना है, इनका ppm में कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं है याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल एक प्राकृतिक उपलब्धता का ऑर्डर याद रखना है। और पृथ्वी सतह पर जो तीसरा सबसे अधिक उपलब्धता वाला तत्व है वो है एल्यूमिनियम। चूंकि इसका एक्सट्रैक्शन बहुत कठिन है बच्चों, इतना आसान नहीं होता, इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल धातु नहीं हो पाई जितनी कि आयरन है, और दूसरा इसका सॉफ्टनेस है ना, ये रीजन है इसका। फिर हम आते हैं तत्वों की प्रकृति के बारे में, नेचर क्या है। तो देखो बोरॉन अधातु तत्व है, हालांकि इसमें कुछ धात्विक गुण भी दिखते हैं लेकिन मैक्सिमम अधातु गुण है, इसलिए इसे अधातु तत्व ही माना गया है। कई जगह ये लिखा रहता है उपधातु, लेकिन एक्चुअल में ये अधातु तत्व ही दिया गया है बच्चों, क्योंकि ज्यादातर गुण इसके अधातु तत्वों से मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये टोटली धातु तत्व है, मतलब इस वर्ग में केवल एक ही तत्व धातु है बोरॉन। और धात्विक गुणों की बात करें तो देखो बोरॉन तो अधातु तत्व है, लेकिन इस ग्रुप में सबसे ज्यादा धात्विक गुण एल्यूमिनियम का है, चाहे आप इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा निगेटिव है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम के बाद आप नीचे की तरफ चलोगे तो एक आगे हम पढ़ेंगे निष्क्रिय युग्म प्रभाव कि एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम आते हैं। तो इन तत्वों से पहले आप देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं,
और डी ब्लॉक के तत्वों में डी कोष का जो परिरक्षण प्रभाव है वो काफी दुर्बल होता है, जिससे इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने से इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण ही धात्विक गुण है, इसीलिए ऐसा होता है कि नीचे की तरफ लगातार निष्क्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता जाता है और ऐसे में धात्विक गुणों में कमी आती जाती है। जबकि हमने एस ब्लॉक में देखा है नीचे की तरफ धात्विक गुण बढ़ता है। मतलब धात्विक गुण का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से है, अपचायक गुण से है। समझ गए ना कि यहां पर क्या लिया गया है, ये एक अपचायक गुण। अगर आप देखें तो बोरॉन वर्ग सबसे अधिक विषमांगी है बच्चों। मतलब है यहां पर आप जो आवर्ती गुण पढ़ोगे वर्ग में और जो ऊपर से नीचे, उनमें देखोगे कि जो रूल है आवर्ती गुणों का, जो वेरिएशन ग्रुप में ऊपर से नीचे होना चाहिए था, उस तरह का वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देगा। अर्थात भौतिक और रासायनिक गुणों में नियमानुसार आवर्तता नहीं मिलती। इसका रीजन है कि जस्ट इस वर्ग से पहले क्या आ जाना, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आ जाना, जिनमें डी और एफ का जो परिरक्षण प्रभाव है वो काफी क्या है बच्चों, वीक होता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण ऊपर से नीचे जाने पर जितना बढ़ना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आकार नहीं बढ़ पाता। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन, डी ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट से नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोष पर बढ़ जाता है और इन तत्वों में बहुत सारे आवर्ती गुण नियम अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ओके, ये लिखा है बोरॉन का छोटा आकार तथा वर्ग में नीचे की ओर n-1d कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव एवं लैंथेनाइट संकुचन के कारण गैलियम, इंडियम, थैलियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अतः एल्यूमिनियम सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता हो जाता है। तो इस ग्रुप का सबसे प्रबल अपचायक एल्यूमिनियम है, सबसे ज्यादा धात्विक गुणों वाला है एल्यूमिनियम। तो ये है धात्विक गुणों के बारे में। फिर हम आते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में, रेडियस। तो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चले तो परमाणु आकार निरंतर बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नए कोष में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां देखो आप कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आना था, लेकिन यहां पर गैलियम से बड़ा आकार एल्यूमिनियम का और गैलियम का छोटा है। ठीक इसी तरह इंडियम और थैलियम में देख लो, आकार में कोई खास अंतर नहीं आया, जबकि परमाणु क्रमांक 32 गुना बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों है बच्चों? तो ये ऑर्डर मिलता है। देखो बोरॉन की 85 पिकोमीटर है, गैलियम की 135, एल्यूमिनियम की 143, 167 और यहां 3 पिकोमीटर का डिफरेंस है जो नेग्लिजिबल अंतर है, लगभग बराबर मानी जाएगी। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो गैलियम है ना, एल्यूमिनियम के बाद जब गैलियम आता है तो उधर देखो आप कि गैलियम से पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी आ गई है जिसमें 10 तत्व है और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है और n-1d मींस 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। मींस ये नाभिकीय आकर्षण को सही ढंग से परिरक्षित नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, जिससे नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोष जो है गैलियम का 4s2 उस पर इतना बढ़ जाता है कि परमाणु संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इतना सिकुड़ जाता है कि एल्यूमिनियम से छोटा हो गया। यही कारण है कि 3d कक्षक के, यही लिखा है मैंने कि दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण गैलियम की त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। मतलब अगर आपसे रीजन पूछ रहे ना कि ये ऑर्डर में ऐसा अनियमितता क्यों है, डेविएशन क्यों है, तो इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नाभिकीय आकर्षण को इतना प्रभावी बना देता है कि बाह्यतम कोष अंदर की तरफ धंस जाता है और गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा। तो ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर याद, बस सिर्फ और सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम को उल्टा कर देना है, बाकी बिल्कुल ऊपर से नीचे तो बढ़ ही रहा है, बस एक एक्सेप्शन। फिर हम आ जाते हैं आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी आपने आवर्तिता पढ़ी है पीरियोडिसिटी में, पीरियोडिक टेबल में, कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों के आकार बढ़ने से जो आयनन ऊर्जा है वो लगातार निरंतर क्या होती है, घटती है। लेकिन अब यहां बोरॉन ग्रुप में देखो कि बोरॉन वर्ग के तत्वों में आयनन ऊर्जा अनियमित रूप से परिवर्तित हो रही है। इसका रीजन है n-1d कक्षक
और N-2 कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, कि बोरॉन की सबसे ज्यादा है क्योंकि छोटा आकार है। फिर एल्यूमिनियम की देखो 577, फिर गैलियम की बढ़ गई है 579, फिर यहां पर देखो 558 और इसमें आ गई है 589। तो अब यहां गैलियम की क्यों ऐसा हो गई है बच्चों? क्योंकि गैलियम में आकार छोटा है। किससे छोटा है? एल्यूमिनियम से। तो आकर्षण ज्यादा हो गया। फिर थोड़ा घटी है क्योंकि फिर आकार बढ़ा है। फिर थैलियम में जाके फिर देख रहे हैं आप एकदम से बढ़ गई है, 589 हो गई है, जो कि एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है गैलियम। इसका रीजन है कि थैलियम में लैंथेनाइट संकुचन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। परमाणु क्रमांक 32 बढ़ा है, देखो आप यहाँ पे, लेकिन आकार में क्या परिवर्तन दिखा है? 167 से 17, और यहां आकार में देखो 135 से गैलियम के बाद 167 है। और यही रीजन है कि गैलियम के बाद एकदम से घटी है, लेकिन थैलियम का आकार जो है कोई खास अंतर नहीं आया। परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा बढ़ा है और परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाने के कारण ही ऐसा हुआ। तो एक्चुअल ऑर्डर है BTL GaAlN, बीटल। ठीक है, ऐसे रखें, बीटल गन, GaIN, ऐसे याद करें। मतलब बीटल मतलब बोरॉन, ठीक है, थैलियम, फिर गन Ga, एल्यूमिनियम याद कर लें, G से गैलियम, A से एल्यूमिनियम और इन से बीटल गन, ऐसे याद कर लोगे ऑर्डर। केवल वैल्यू नहीं रटनी है आपको, केवल ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, और यहां देखो बैंगन, गोभी, आलू, इन थैला, ऐसे याद करना है हमको। ठीक है, बैगन, गोभी, आलू, इन थैला, परमाणु आकार के ऑर्डर में, है ना। ऐसे ही सर देखो बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, ऐसे याद कर लो। तो ये है हमारे पास आयनन ऊर्जा के बारे में। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ऋण विद्युता में भी आ जाए, यहां भी आपको अपवाद दिखेगा। ऋण विद्युता मतलब नाभिकीय आकर्षण। सीधा सा आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस नाभिक का बाह्यतम कोष पर आकर्षण, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आपने आवर्तीता में पढ़ा है निगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, ये घटनी चाहिए। लेकिन यहां देखो आप 3D 4D, ठीक है, 5F आदि कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आकर्षण संयोजी कोष में बढ़ जाता जा रहा है। मतलब ऊपर से नीचे जाए तो जहां आकर्षण घटना था वहां उल्टा बढ़ रहा है। रीजन ये है बच्चों की आकार जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, केवल परमाणु क्रमांक तेजी से बढ़ा और नाभिकीय आकर्षण ऐसा बढ़ गया है। तो देखो आप बोरॉन का सबसे ज्यादा है क्योंकि ये तो सबसे छोटा है, फिर लगातार ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब संयोजी कोष में नाभिकीय आकर्षण ही कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो लगातार ये बढ़ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से परमाणु क्रमांक बढ़ा है उस हिसाब से आकार नहीं बढ़े इन तत्वों की, और जिसके कारण ही ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर मिलता है। और यही एक ऐसा वर्ग है जिसमें पूरे वर्ग में केवल पहले को छोड़ दे तो नीचे की तरफ लगातार ये बढ़ती गई। बात क्लियर है? फिर अगला गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। हालांकि हमें हर वर्ग में ये पढ़ना है, और किसी भी वर्ग के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है ना बच्चों, वो उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इस वर्ग में आप देखो अंतिम कोष का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP1। तो इनके पास मैक्सिमम 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 S में है और 1 P में है। तो जब ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पहली उत्तेजन अवस्था आएगी और ये कुल मिला के ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं और यहां पर संकरण हो जाता है क्या? sp2। तो इस वर्ग की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +3। ध्यान रखें यहां माइनस किसी की नहीं है। बोरॉन से लेके आप थैलियम तक चलें सब में +3 ही मिलेगी, जो sp संकरण के sp2 संकरण के कारण मिलती है। किंतु निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण इस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। मतलब ऊपर से नीचे जाए तो तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का गुण घटता है। निष्क्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है और क्यों घटता है मैं अभी बताऊंगा। इसका मतलब है कि बोरॉन से लेकर अगर हम थैलियम तक चलें तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं से बनने वाले यौगिकों का स्थायित्व लगातार घटेगा। BH3,
AlX3 में आप देख रहे हैं BX3 ज्यादा स्टेबल है, जबकि थैलियम हैलाइड लगभग अनस्टेबल हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी थैलियम हैलाइड और हैलोजन में टूट जाता है। तो इस तरह से एक तो ये ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्ती संयोजकताएं पाई जाती हैं, मींस ये एक ही तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं दर्शा सकता है और इनकी परिवर्ती संयोजकताएं 2 यूनिट से बढ़ती हैं, मींस जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो 2 जो है संयोजकता बढ़ जाती है तत्व की, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, वर्ग संख्या के बराबर। तो एक ये है कि इन तत्वों की जो परिवर्ती संयोजकताएं हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के कारण, जब पहला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो उसे बोलते हैं प्रथम उत्तेजन। मतलब बोरॉन ग्रुप में जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी वो केवल प्रथम उत्तेजन के कारण मिलेगी। ओके, लेकिन अभी ये मैंने बताया कि इस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे की तरफ घटता है। इसका मतलब बोरॉन के +3 स्टेट के साथ बने यौगिक सबसे स्टेबल हैं, जबकि थैलियम के सबसे अनस्टेबल है। अब इसका रीजन क्या है, देखो बच्चों, निष्क्रिय युग्म प्रभाव बता दो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, कि ये होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो क्या होता है कि आपको ये पी ब्लॉक में ही मिलेगा कि पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग में नीचे की ओर चलने पर NH2 जो इलेक्ट्रॉन है, NH2 रासायनिक निष्क्रियता दर्शाते हैं NH2 इलेक्ट्रॉन, और इसी को निष्क्रिय युग्म प्रभाव बोला गया। मतलब है कि पी ब्लॉक के तत्व में ऊपर से नीचे चले तो जो NH2 अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने लगते हैं, इसको बोला गया है निष्क्रिय युग्म प्रभाव। इससे अगर निष्क्रिय युग्म प्रभाव आता है तो तत्व की जो संयोजकता है अपनी वर्ग संख्या से 2 कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, यह N-1D और N-2F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण पाया जाता है। अभी मैंने इससे पहले ही बताया कि इन तत्वों के पहले आप देख रहे हैं डी श्रेणी आ गई है, F ब्लॉक आ गया है, लेंथ नेट संकुचन है, जिनका बहुत पुअर परिरक्षण प्रभाव है। मींस ये परमाणु आकार को जहां बढ़ाना चाहिए था परिरक्षण प्रभाव के कारण, लेकिन दुर्बल हो जाने के कारण यह आकार छोटा हो जाता है, नाभिकीय आकर्षण बहुत प्रभावी हो जाता है। इस प्रभाव के कारण वर्ग में नीचे की ओर निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, मींस जो 3 होनी चाहिए थी उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय हो जाएंगे तो 1 ऑक्सीकरण अवस्था नीचे की तरफ मिलेगी और उसका स्थायित्व नीचे की तरफ बढ़ेगा। बोरॉन वर्ग में NH2 इलेक्ट्रॉन के निष्क्रिय हो जाने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है, जिसका स्थायित्व नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। मतलब इसका मतलब है बोरॉन को छोड़ दें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में इस तरह से +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। अब यहां बता दूं कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है। एल्यूमिनियम में +3 से ज्यादा स्टेबल है, +1 से ज्यादा स्टेबल है +3। बाकी शेष तत्वों में चाहे आप इसमें चले जाएं गैलियम में तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा +3, इंडियम में चले जाएं +1 से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इंडियम +3। केवल थैलियम 3+ जो स्टेट है बच्चों वो अपनी 3+ जो +1 स्टेट है थैलियम की वो 3+ से ज्यादा स्टेबल है। और यहां सबसे ज्यादा मतलब इसका रीजन क्या है, यहां पर है मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम प्लस आयन, जिसके कारण ही थैलियम प्लस आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर हम थैलियम 3+ के कोई कंपाउंड देखें जैसे आयोडाइड, तो यहां पर थैलियम आयोडीन को लिबरेट करके और यहां पर ये क्या बन जाता है, ऑक्सीकारक, मींस हैलाइड के ही इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल बना लेता है +1 स्टेट। तो इस तरह से अगर आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाए पर्टिकुलर 2 आयनों में, तो ध्यान रखें केवल लास्ट की ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है हायर से, बाकी सब में हायर स्टेबल है देन लोअर से। मतलब अगर हम गैलियम की +1 स्टेट ले लें तो ये तुरंत अपने आप को +3 और गैलियम में चेंज कर देगा। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है गैलियम 3 आयन तो ये चेंज हो जाएगा गैलियम और प्लस गैलियम 3+, और इस तरह से इनमें क्या हो जाएगा बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये इस तरह के आपको क्या मिलेंगे स्थायित्व के बारे में। यहां तक बात समझ गए। अब एक और चीज बता दूं, सह संयोजकता जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी,
ये शब्द बार बार आएगा आपको हर वर्ग में। होती क्या है कोवेलेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम इन मॉलिक्यूल, वो उसकी कोवेलेंसी है। परमाणु से संलग्न सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी बंधों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। बात समझ गए ना कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु जो है वो कुल मिला के कितने सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बंध बना रहा है, वो उसकी सहसंयोजकता है। वर्ग में अधिकतम सहसंयोजकता उनके इलेक्ट्रॉन जो डी कोष हैं उनमें उत्तेजित हो जाने से आ जाती है। अगर हम बोरॉन वर्ग की बात करें तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इनमें केवल एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इसमें डी नहीं होती। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहां देखो आप इस तरह से कि यहां जो ये खाली है बोरॉन में, इसमें जो है एक लोन पेयर लेके उप सहसंयोजित हो सकता है। तो 3 तो बना लेगा सहसंयोजी और 1 बना लेगा उप सहसंयोजी। तो बोरॉन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है जो है वो 4 है, BH4 है, LiBF4 है, इस तरह से। जबकि बाकी मेंबर में जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, देन वेकेंट डी ऑर्बिटल आल्सो यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, कि जो बोरॉन को छोड़ दें तो बाकी मेंबर में डी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये अपनी पी के साथ साथ डी का भी यूज कर सकते हैं खाली ऑर्बिटल की, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम में जैसे क्रायोलाइट होता है Na3Al6, तो आप देख रहे हैं कि यहां एल्यूमिनियम की खुद की बैलेंसी 3 सहसंयोजी और 3 कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से बाकी मेंबर भी इसी तरह से सहसंयोजकता दर्शाते हैं। बोरॉन में नहीं हो सकती 4 से ज्यादा। ओके, तो ये था कोवेलेंसी के बारे में। फिर हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का भी यहां कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है। बोरॉन में ग्रेफाइट जैसा सहसंयोजी क्रिस्टल पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, B12 के। तो जिसके कारण ही इसकी ग्रेफाइट या डायमंड जैसा ही उच्च गलनांक पथनांक बनता है, क्योंकि यहां पर ये कोवेलेंट क्रिस्टल है बच्चों, ग्रेफाइट जैसा, है ना। एल्यूमिनियम में मेटालिक क्रिस्टल है और उसमें HCP क्लोज पैकिंग मिलती है, जो एक अच्छी बेस्ट क्लोज पैकिंग है, इसलिए आप देख रहे हैं दूसरे नंबर में एल्यूमिनियम आ रहा है। गैलियम एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, मतलब इसमें गैलियम Ga2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैलियम में, और ये काफी स्टेबल है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होने के कारण हम जानते हैं सबसे लोवेस्ट जो गलनांक पथनांक है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गैलियम का जो गलनांक है आप देख रहे हैं वो केल्विन में देखो तो 303 केल्विन है, मतलब गर्मी के दिनों में गैलियम लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा समर रीजन में। ये क्वेश्चन होता है ना, कौन सी मेटल समर रीजन में लिक्विड है, तो वो है गैलियम। हर सीजन में लिक्विड कौन है? मरकरी, है ना। फिर इंडियम और थैलियम में भी मेटालिक क्रिस्टल है, लेकिन ये मेटालिक क्रिस्टल उतने इफेक्टिव नहीं है जितना एल्यूमिनियम में, क्योंकि काफी बड़े आकार के एटम है, और यही रीजन है कि फिर इनके गलनांक थोड़ा सा बढ़ गए हैं दोनों में। हैवी, चूंकि थैलियम थोड़ा हैवी हो गया इसलिए ज्यादा हो। तो इस तरह से आपको ऑर्डर पूछ ले इनके गलनांक का, तो BAlTlInGa, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में देखें तो सबसे हाईएस्ट है बोरॉन का, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लगातार जो है इस तरह का दिखाई देता है और नीचे की तरफ ये कम। फिर हम आते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो रिड्यूसिंग नेचर मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ एलिमेंट, और ये जो होता है किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के अगर हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखें M3+ से M बनने के, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है एल्यूमिनियम। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम बहुत ही आसानी से M से M3+ में चेंज हो जाएगा। देखो M से M3+ के बनने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, देखो अगर हम ऐसा लिखें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऐसी लिखी जाएगी, M3++ 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स M। तो यहां पर E0 कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। और सोचो M से M3+ बने तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव होगी तो डेल्टा G0 क्या होगा? निगेटिव। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम अपने आप को 3+ में बहुत जल्दी क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा,
और यही कारण है कि बहुत अच्छा डोनर है। जबकि थैलियम में देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, मींस अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखें थैलियम का तो वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। जबकि सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो निगेटिव हो जाएगा, मींस थैलियम खुद को अपने आप को +3 में नहीं बदलता। वो है एक निष्क्रिय युग्म का प्रभाव बच्चों, कि थैलियम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि थैलियम में निष्क्रिय युग्म प्रभाव से +3 स्टेबल नहीं है, जिसके कारण ऐसा है। तो ये है सबसे बेस्ट रिड्यूसर हो गया एल्यूमिनियम, फिर उससे कम हो जाए गैलियम, फिर इंडियम, और सबसे वीकेस्ट जो है वो है थैलियम। तो ये है रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। फिर हम आते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बंधन की प्रकृति। तो देखो बच्चों, जो ये वर्ग है इनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक गैसीय अवस्था में तो टोटली सहसंयोजी, मतलब उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। सहसंयोजी का मतलब है अणु मिलते हैं, आणविक अवस्था, ठीक है। मतलब सहसंयोजी या हम ये कह सकते हैं आणविक अवस्था में मिलते हैं, जैसे BF3, AlCl3, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म है। जबकि जलीय विलयन में ये आयनिक प्रकृति के हो जाते हैं, मतलब जैसे ही जल में आप इनको घोलोगे, जैसे AlCl3 जब तक गैस है तब तक मॉलिक्यूलर आणविक अवस्था मिलेगा AlCl3, पानी में घोल दोगे तो पानी में ये Al3++3Cl- में टूट जाएगा। कारण क्या है कि इनके 3+ आयन जो होते हैं बहुत ज्यादा जलयोजन ऊर्जा रखते हैं, और ये ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये बंध को ब्रेक कर देती है। बंध को ब्रेक कर देने का मतलब जैसे MX बॉन्ड है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाए, तो इनकी वियोजन ऊर्जा से कहीं ज्यादा जलयोजन ऊर्जा होने के कारण ही ये आयनिक हो जाए। जबकि जलीय विलयन में आए, क्योंकि जलीय अवस्था में M+3 आयन की जलयोजन ऊर्जा बंध ऊर्जा से अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये अपने आयन में टूट जाते हैं। मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस स्टेट लिखा है तो वहां एल्यूमिनियम 3+ और क्लोराइड 3-, जो 3 क्लोराइड है -1 स्टेट में मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ये AlCl3 गैस है तो क्या होगा, तो वो AlCl3 गैसियस फॉर्म में ही, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। बोरॉन के यौगिक जलीय अवस्था और ठीक है गैसीय अवस्था दोनों में सहसंयोजी हैं, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा वियोजन ऊर्जा चाहिए है जो इसकी बंध ऊर्जा से कंपनसेट नहीं होती। इसीलिए बोरॉन के हैलाइड हो चाहे कंपाउंड हो, पानी में रखें हो चाहे गैस अवस्था में, वो हमेशा ही सहसंयोजी होंगे, जबकि शेष तत्व जलीय विलयन में आयनिक हो जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को आपने जल में घोला तो ये इस तरह से हाइड्रेटेड स्टेट में आ जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस आयन, और क्लोराइड एक्वस ये अलग हो जाएगा, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की तरह यूज हो जाती है। तो यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है लेस देन क्या है, He, जिसके कारण ही ये लगातार Cl टूटता जाएगा। तो AlCl3 एक्वस आयनिक है और AlCl3 गैस सहसंयोजी। सहसंयोजी गुण की बात करें तो सबसे ज्यादा बोरॉन के कंपाउंड्स में आएगा, नीचे सबसे कम, क्योंकि परमाणु आकार हम जानते हैं धनायन का आकार अगर बड़ा है तो आयनिक गुण ज्यादा होते हैं, और आयनिक गुण का ऑर्डर पूछ ले तो इस तरह चले, समझ गए ना। तो +1 के यौगिक हमेशा आयनिक होंगे, जैसे Tl2O बेसिक होगा। तो धनायन जितना बड़ा उतना ज्यादा आयनिक गुण, और जितना छोटा उतना सहसंयोजी। तो यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई। तो ये था इनके बंध की प्रकृति के बारे में। फिर हम आ जाते हैं इनकी रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक प्रकृति के बारे में। तो ये जो चीजें आपने देखी ना बच्चों ऊपर, ये वाली, ये सब है भौतिक गुणों की आवर्तिता को लेकर। बात समझ गए ना, कि जो मैंने ऊपर डिस्कस किया ये भौतिक गुणों की आवर्तिता है। फिर हम आते हैं रासायनिक प्रकृति के बारे में, कि बोरॉन ग्रुप के तत्वों के रासायनिक क्रियाशीलता क्या है, किस तरह बढ़ती है। तो देखो यहां लिखा है थर्ड ए समूह के तत्व रासायनिक रूप से कम क्रियाशील है, क्योंकि इनकी जो 3 आयनन ऊर्जा है, प्रथम द्वितीय और तृतीय का योग काफी उच्च होता है, तथा इन तत्वों की सतह पर ऑक्साइड की पतली रक्षी परत का निर्माण हो जाता है, जिससे ये पैसिव हो जाते हैं। तो 2 रीजन है इस वर्ग के तत्वों का। एक तो है कि इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का, तो इनमें जो तीनों आयनन ऊर्जाओं का योग है वो काफी उच्च होता है, और बोरॉन के लिए तो सबसे ज्यादा है, और यही रीजन है कि बोरॉन निष्क्रिय रूप से दिखता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, ये ऐसे तत्व हैं जो अपनी वातावरण से जब क्रिया करते हैं तो इनकी सतह पर एक ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, और ये पतली परत जो होती है ना बच्चों, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, और इस थिन फिल्म के कारण पूरा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। इसे बोलते हैं पैसिविटी, निष्क्रियता।
ये तत्व तो उच्च ताप पर, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रासायनिक क्रिया नहीं करते। जब इनका दहन करा दिया जाए, जलाया जाए वायु में, तो ये ऑक्साइड भी बनाते हैं और नाइट्राइड। ऑक्साइड बनाएंगे E2O3 टाइप के, नाइट्राइड बनाएंगे En टाइप के। और ये तत्व तो हो सकते हैं E बोरॉन से लेकर थैलियम तक कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन से भी, तो इस वर्ग के सभी तत्व नाइट्रोजन से भी क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन। जबकि क्षारीय धातुओं में चले जाओगे तो उनमें नाइट्रोजन बस क्रिया कर रहा है। बाकी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है NaOH से, इसका मतलब इन तत्वों में उभयधर्मिता पाई जाती है। समझ गए ना? एल्यूमिनियम है भी उभयधर्मी का गुण, अम्ल में भी घुलनशील है और क्षारों में, मतलब दोनों में, दोनों मतलब क्षार प्लस अम्ल में घुलनशील। ये क्वेश्चन आ जाए तो ये उभयधर्मी गुण हो गया। मतलब कौन सा गुण हो गया? उभयधर्मी गुण। तो यह है इनकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बात। क्लियर है? अब देखो, अब हम आ जाते हैं इन तत्वों के रासायनिक यौगिकों की आवर्तिता की। वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो जो इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, जो इनके हैलाइड्स बनेंगे, जो इनके हाइड्राइड्स बनेंगे, उनमें कौन सा गुण घटेगा बढ़ेगा? तो पहला जैसे हम देखें कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो है M2O3 टाइप के। और जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे, धनायन का आकार बढ़ने से जो ऑक्साइड्स हैं उनमें क्षारीय गुण बढ़ने लगता है। बोरिक एसिड, बोरिक एनहाइड्राइड है, ये अम्लीय होता है। बाकी एल्यूमिनियम और गैलियम के दोनों के जो ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी है, अम्ल और क्षार दोनों में सॉल्युबल होते हैं। इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्षारीय हैं और सबसे ज्यादा क्षारीय थैलियम ऑक्साइड है। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के धनायन का आकार बढ़ने के कारण ऐसा होता है बच्चों। ऐसे बिल्कुल सेम वो जो है हाइड्रोक्साइड में MOH3 प्रकार के बनाते हैं। M की बैलेंसी हो गई 3, OH की हो गई 1, तो बना MOH होता है। और इनमें भी आप देख रहे हैं बिल्कुल क्षारीय गुण उसी ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं जिस ऑर्डर में ऑक्साइड में आप देख रहे हैं। बोरिक एसिड BOH होता है, एक अम्ल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है। बाकी लास्ट के जो दो हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं वो क्षारीय। तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीयता है समानुपाती है धनायन का आकार। जितना बड़ा धनायन उतना ज्यादा इनमें क्षारीयता मिलेगी। बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये था इनके ऑक्साइड। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, H3BO3 एक क्षारकीय लुईस अम्ल होता है बच्चों। ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ब्रोंस्टेट एसिड नहीं है। मींस इसमें जो OH आयन है, मतलब यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो OH है, ठीक है, ये अम्लीय नहीं है। मतलब ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये एक लुईस अम्ल है। क्यों है? मतलब क्योंकि ये जल के OH को ग्रहण करके जल से H+ उत्पन्न करता है, ना कि खुद का H+ निकालता OH का। और इस तरह से मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करता है H+ और BOH आयन में टूट के। तो इसमें एक लुईस अम्ल है, एक क्षार की है, ना कि ब्रोंस्टेट अम्ल। मींस डायरेक्ट H+ नहीं निकालता बल्कि जल में घुलकर जल से एक H+ निकाल देता है और OH को पकड़ लेता है। तो ये है H3BO3 की। इसका इक्विवेलेंट मास पूछ लिया जाता है, देखो इसका N फैक्टर होगा 1 और जो इसका इक्विवेलेंट मास होगा वो जो भी मोलर मास है अपॉन 1 से निकाला जाएगा। एक H+ दे रहा है इसलिए मोनोबेसिक, ना कि ट्राइबेसिक। फिर बात करते हैं हैलाइड्स की। हैलाइड्स जो है इस वर्ग के, उसका फॉर्मूला है EX3 टाइप का, जहां X फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी। जितने भी बोरोन के हैलाइड्स हैं वो गैसीय हैं और जलीय अवस्था में सहसंयोजी, गैसीय तथा जलीय अवस्था में टोटल सहसंयोजी हैं। जबकि थैलियम हैलाइड के देखा जाए, या एल्यूमिनियम से लेके और थैलियम हैलाइड तक तो गैसीय अवस्था में तो सहसंयोजी है, लेकिन जलीय अवस्था में ये क्या है बच्चों? आयनिक होते हैं। मैंने अभी उसका ऊपर रीजन भी बताया है कि जलीय अवस्था में इनकी जलीय वियोजन ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये बंध वियोजन ऊर्जा को कंपनसेट कर देती है, जबकि बोरॉन में बंध ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो जलीय वियोजन ऊर्जा से कंपनसेट नहीं हो सकती। और टोटली सहसंयोजी बंध भी है BF। EX3 टाइप के जितने भी हैलाइड हैं ये लुईस अम्ल है, क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन
ठीक है, न्यून यौगिक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। जैसे BF3, तो यहां पर इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो 6 है, तो ये हैलाइड से एक नॉन पेयर फ्लोराइड से लेके BF4 बना ले, तो यहां पर BF3 एक क्या बन जाएगा, लुईस अम्ल, और ये क्या है, लुईस क्षार। अब आता है कि इनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपर से नीचे चलें तो बोरॉन के हैलाइड्स में लुईस क्षारीयता का क्रम क्या होता है। बोरॉन के हैलाइड में बैक बॉन्डिंग के कारण अम्लीयता घट जाती है, और यह बॉन्डिंग फ्लोराइड से अधिकतम, फ्लोराइड में अधिकतम होने के कारण यह दुर्बल अम्ल होता है। मतलब यह है कि जैसे यहां पर बोरॉन है तो यह है वेकेंट ऑर्बिटल बच्चों, ठीक है, p ऑर्बिटल। तो बोरॉन क्या करता है कि अपना एक पूरा क्लाउड उठा के, 2 इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देता है, ये वेकेंट ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है, p पाई बॉन्डिंग। ऐसे में बोरॉन का ऑक्टेट अब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो इसकी जगह, और 2 और मिल गए, तो अब ये इस तरह से कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, एक अष्टक पूर्ण यौगिक। हालांकि ये रेजोनेंस लगातार चलता है, कुछ देर ये फ्लोरीन, कुछ देर ये फ्लोरीन, कुछ देर ये फ्लोरीन, बैक बॉन्डिंग करते हैं, और हम इस तरह से एक हाइब्रिड बॉन्ड शो कर लेते हैं। अब बोरॉन को ऐसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, जिसके कारण ये आगे कोई प्रकार की अम्लीयता नहीं दर्शाता। अगर हम नीचे की तरफ चलें, बोरॉन फिक्स रख के हैलोजन बढ़ाएं, तो बड़े हैलोजन में इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होती। मतलब हम ये कहें कि बड़े जो हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन इफेक्टिव p पाई बॉन्डिंग नहीं करते। बात समझ गए ना, कि जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं उनमें बैक बॉन्डिंग ऊपर से नीचे जाए, हैलोजन के आकार बढ़ने से तो कम हो जाती है, और यही कारण है कि ऐसे में इनमें अष्टक अपूर्ण रह जाएगा, और ये अच्छे लोन पेयर डोनर होते, एक्सेप्टर होते जाएंगे। तो यही कारण है कि बोरॉन फ्लोराइड से बोरॉन आयोडाइड तक लगातार अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो ये अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाए। तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है बोरॉन हैलाइड में क्रम क्या है, इस तरह से। फिर आता है BX3 को अगर हम जल अपघटित कर दें तो इस HX और BOH बनेगा, केवल BX, यहाँ X क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले लें, बोरिक एसिड, ठीक है, BF3 H2O से रिएक्शन करके इस तरह का एक यौगिक एडिशन कंपाउंड बना लेता है। क्योंकि BF3 से F का हटना इतना आसान नहीं है, तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए लॉन पेयर ले लेते हैं। फ्लोरीन बहुत छोटा है, बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाता है। तो इस तरह से ये है इनके हैलाइड्स के बारे में। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एल्यूमिनियम हैलाइड का डाइमर कब होता है, तो वाष्प अवस्था में ये डाइमर के रूप में होता है, ठीक है। डाइमर मतलब है इस तरह से, ये 2 रूप में, इस तरह से 2 एल्यूमिनियम जब आयन आते हैं, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, तो एक क्लोराइड दूसरे एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। तो ये जो ब्रिजिंग होगी ना बच्चों, ये वाली ब्रिज, ठीक है, इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, ठीक है, ब्रिज बॉन्ड। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 सेंटर जुड़े हैं, तो एक तरफ एल्यूमिनियम सहसंयोजित है, इधर है उपसंयोजित, और इस तरह से दोनों एल्यूमिनियम अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, और ये वाष्प अवस्था में मिलता है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाएगा, AlCl। तो जब तक ये डाइमेरिक है तो sp3, जब मोनोमेरिक तो sp2। ठोस अवस्था में ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर sp3D2 हाइब्रिड स्टेट होती है। जली विलयन में ये इस तरह से अम्लीय विलयन बना लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जल के अणुओं को उससे संयोजित कर लिया। तो इस तरह से ये है एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के बारे में, बोरॉन के हैलाइड्स के बारे में जितना जरूरी है। फिर हम आ जाते हैं हाइड्राइड्स। तो बोरॉन ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, मतलब थैलियम के अतिरिक्त अन्य तत्व हाइड्राइड बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण लुईस अम्ल। ये बता दूं कि बोरॉन ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड्स हैं, हैलाइड्स हैं, ज्यादातर यौगिक, वो सबके सब क्या है बच्चों, लुईस अम्ल, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण नहीं होते। बोरॉन के हाइड्राइड्स को बोरेन कहते हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला है BnHn+4, इसको बोलते हैं निडोबोरेन, B2H6, और एक है BnHn+6 आर्केनोबोरेन। हम B2H6 का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर निडोबोरेन का। तो इसमें एक तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया बच्चों, इसकी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी तैयार,
तो इसमें यहां पर जो है मैं बता दूं कि बोरोन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है बच्चों इसमें बोरोन की, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, 3 ये हो गए। तो यहां क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाता है इस तरह से, और एक हाइड्रोजन यहां आता है उसका इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बाकी यहां पर एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीच के 2 हाइड्रोजन आ गए जिनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, ये एक सेतु हाइड्रोजन है। और यहां का जो बॉन्ड देखोगे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 और 3 नाभिक बने हैं, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। बनाना शेप दिखता है तो बनाना बॉन्ड, और ये जो है नॉर्मल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर और sp3 हाइब्रिड स्टेट है। ये 97 का एंगल है, 2 बोरॉन के बीच की डिस्टेंस है 1.77। तो इसमें कुल मिलाकर 2BHB तल के लंबवत स्थित है और 4BH तल पर स्थित है। कुल मिलाकर यहां पर अगर आपसे पूछ ली जाए कुल 6 परमाणु, 6 परमाणु मतलब 2 बोरॉन प्लस 4 हाइड्रोजन एक ही तल में, बाकी 2 तल के ऊपर नीचे इस तरह विन्यासित होते हैं। तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना। डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया बता दूं, डाइबोरेन लो टेम्परेचर में इस तरह से। तो एक क्वेश्चन होता है कि डाइबोरेन या बोरोन डाइबोरेन लुईस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो इसका मॉलिक्यूल वियोजित हो जाता है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि लुईस अम्ल मतलब B2H6 लुईस क्षार से क्रिया करता है तो वियोजित हो जाता है। देख रहे हैं आप, एक्चुअली B2H6 अमोनिया वो इस तरह से है। BH2 यहां पर जब डाइबोरेन यहां पर लिख दे रहा हूं, मतलब B2H6 में जब ब्रेक होता है तो आप देखोगे ये है BH3 और BH3, तो ये इस तरह टूटता है, एक H उठ के यहां जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा BH प्लस प्लस BH4 माइनस। अब चूंकि यहां पर फिर 2 अमोनिया और आएंगे, तो यहां पर बचे 4 इलेक्ट्रॉन और यहां हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इस तरह से तो BH2 NH3 होल ट्वाइस ये प्लस, तो ये जो 2 कंपाउंड बने हैं BH2 एक ये और, तो इस तरह से डाइबोरेन अपने लो टेम्परेचर पर अमोनिया के साथ ये इस प्रकार का कंपाउंड आयनिक बना देता है। और हीट करें तो ये बनाता है B3N3H6 बोराजीन, मतलब 2 बोरोन के जो मॉलिक्यूल इन्हीं को B2H6 × 2 अमोनिया इसके 3 मोल ले लिए जाए और ज्यादा हीट कर दें तो ये बनता है बोराजाइन इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरोजोल और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। और हाई टेम्परेचर में लिखोगे तो केवल बचेगा BN और हाइड्रोजन टोटली हट गई, तो इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं और इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन। जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है बोराजीन, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा है, अल्टरनेट बोरोन और नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड है, हर एक बोरोन नाइट्रोजन से एक एक H जुड़ा है, अष्टफल की संरचना। किंतु बोराजीन बेंजीन से बहुत अधिक क्रियाशील है। रीजन है बोराजीन में एक ध्रुवीय गुण है, आप देख रहे हैं प्लस माइनस है इस तरह से, ठीक है। और एक कंपाउंड ये है बोरेक्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोरेक्स। तो इसका स्ट्रक्चर भर मैंने बना दिया है। बोरेक्स में कुल मिला के 1 मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखें क्वेश्चन आता है बोरेक्स में कितने क्रिस्टलाइन वाटर है, तो सॉलिड स्टेट में 8 ही बचेंगे, बाकी जो है 2 H2O वो इस तरह अंदर जुड़े। तो ये स्ट्रक्चर है BOB 4B 5 BOB बॉन्ड है हर एक बोरॉन में। आप देख रहे हैं कि 4 बोरॉन में से 2 बोरॉन sp2 हाइब्रिड स्टेट में जिनमें 3 BO बॉन्ड है और 2 बोरॉन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 BO बॉन्ड है। तो BOB बॉन्ड 5, BO बॉन्ड 14, NF फैक्टर यहां पर देखें तो 2 है। तो यहां पर 2 बोरॉन में sp2 है और 2 बोरॉन में sp3, ये पॉइंट। फिर आता है बोरॉन ग्रुप के अनुप्रयोग, बोरॉन तत्वों का, तो बोरॉन तंतु के जो बोरॉन फाइबर का उपयोग शरीर कवच बॉडी आर्म, ठीक है, आर्मर कहलाता है, मिसाइल वायुयान में किया जाता है बनाने में, क्योंकि ये हल्के होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं बच्चों। B10 समस्थानिक का उपयोग नाक के रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में होता है, ये न्यूट्रॉन अवशोषण करता है।
मतलब जो ये होती है ना, यूरेनियम का जब विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अगर वो फिर 3 यूरेनियम को विखंडित करेंगे तो 9 निकलेंगे और इस तरह से एक्सप्लोसिव हो जाएगी रिएक्शन। तो उसको नियंत्रित करने के लिए नाभ की रिएक्टर के अंदर यूरेनियम का विखंडन नियंत्रित ढंग से कराया जाता है और इसके लिए यूज होता है बोरॉन की छड़। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उनमें से 2 का एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर 1 न्यूट्रॉन से अगला यूरेनियम को विखंडित कर देते हैं। तो यहाँ पर B10 का यूज है ना कंट्रोल रॉड के रूप में है, न्यूट्रॉन अवशोषक होते हैं। बोरिक अम्ल, बोरैक्स आदि के निर्माण में भी बोरॉन यूज होता है। ऐसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक की तरह होता है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रिक्स रेड होती है, बॉक्साइड ब्रिक्स बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली, और इनका यूज वात्य भट्टी में आंतरिक सतह बनाई जाती है। अग्नि सह ईंट होती है, बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान नहीं खराब होती। AlCl3 आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है, लीस अम्ल की तरह, उत्प्रेरक की तरह, है ना। इसके अलावा इसका रंजक, औषध, इत्र आदि में भी बनाने में होता है। पोटासियम का उपयोग जल के शोधन में, जो कि एल्यूमिनियम का कंपाउंड है। लेदर टैनिंग में है, एंटीसेप्टिक है। लिक्विड गैलियम का उपयोग उच्च ताप मापी में होता है। एल्यूमिनियम के वो फ्रेमिंग में होता है, आजकल देखा होगा आपने बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम यूज होते हैं खिड़की बनाने में, दरवाजे बनाने में, फ्रेमिंग करने में, शोरूम बनाने में। तो इस तरह से ये था बच्चों बोरॉन ग्रुप। इतना ही आपको पढ़ना है बोरॉन ग्रुप, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो एक वर्ग मैंने पूरा आपका एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम मिलेंगे कार्बन ग्रुप।